नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो अब वीडियोज स्टार्ट होंगी वो है रीट पात्रता शिक्षण विधियों की। तो जितनी भी हमारी रीट की शिक्षण विधियां हैं, जैसे हम बात करें कि हिंदी है, पर्यावरण है, गणित है, संस्कृत है, इंग्लिश है, ठीक है, इनकी हम शिक्षण विधियों की क्लास शुरू करने जा रहे हैं नोट्सों के साथ में। तो ये नोट्स आपके हैंड रिटन है, इनकी इंडेक्स भी आपको बना रखी है और कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट में कॉमन है उसको लेकर भी आपको इंडेक्स बनाई गई है, ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि ये चैप्टर अपना उस विषय में कॉमन रहेगा। दो या दो से अधिक विषय जो हैं उनमें भी कोई भी कॉमन चैप्टर आपको जो दिए गए हैं वो इस इंडेक्स के अंदर बताए गए हैं। और शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट चैप्टर की। तो ध्यान रखें आप लोग, अगर आपको इन नोट्स चाहिए इन शिक्षण विधियों के तो वो आप लोग ले सकते हो। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करना व्हाट्सअप, और आप लोग इन शिक्षण विधियों के नोट्स ले सकते हो। और वीडियोस में आप लोग डेमो देख ही पा रहे हैं और इनको आप लोग रिवाइज करेंगे। नोट्सों को परचेज करने के बाद इन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को शिक्षण विधियाँ समझ में आ सके। मैं पूरी व्याख्या सहित आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियोज़ के अंतर्गत। तो मैं आपकी उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और कंटिन्यूटी बना करके रखेंगे आप लोग और मेरे साथ साथ। और प्रतिदिन आप लोग इसकी क्लास ज़रूर लेंगे रेगुलर 8 बजे रात को। मैं 8 बजे शिक्षण विधियों की एक क्लास जरूर डालूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सब बात करें हम शिक्षण विधियों के अर्थ की, उसकी परिभाषा की, ठीक है। शिक्षण विधियों का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, एक एक बिंदु पर हम विस्तार से बात करेंगे। शिक्षा जो शब्द है साथियों, उसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? वैदिक काल में। वैदिक काल में शिक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और बात करें वैदिक काल में पढ़ाई किसके द्वारा की जाती थी? गुरुओं के द्वारा। जो टीचर थे वो गुरु कहलाते थे पहले। तो गुरु का जो अर्थ है वो वास्तविक अर्थ है आपका कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता है गुरु, यानी कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, इसका अर्थ ये हो गया। अब बात करें हम शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ है कि बालकों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त करें। यही कहलाता है शिक्षण। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। अब आपको मैं दो व्यक्तियों के नाम बता रहा हूँ। डॉक्टर माथुर के अनुसार बात करें हम, परिभाषा क्या है शिक्षण विधि की। डॉक्टर माथुर के अनुसार परिभाषा देखिएगा, वर्तमान समय में शिक्षण से तात्पर्य, यानी वर्तमान समय में शिक्षा से या शिक्षण से तात्पर्य यह है कि बालक के मस्तिष्क को थोथे अव्यावहारिक ज्ञान से भर दिया जाए। भाई शिक्षण का अर्थ ये नहीं है कि बच्चे को हम थोथा ज्ञान प्रदान करें, अव्यावहारिक ज्ञान प्रदान करें, बल्कि शिक्षक तो उस दीपक की भांति होता है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाशित करता है। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर माथुर ने कही थी। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद है डगलस एवं हॉलैंड। ये और व्यक्ति हैं दूसरे। डगलस और हॉलैंड के अनुसार शिक्षा शब्द का उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। यानी कि बात करें हम शिक्षा शब्द की, तो शिक्षा शब्द में उन सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त किया जाएगा इस शिक्षा शब्द से जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। करेक्ट, याद आ गया? तो ये आप लोगों को याद रखना है। और बात करें अब हम शिक्षण विधि कहते किसको हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है। शिक्षक के द्वारा शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए जिन विधियों का, जिन तरीकों का, ठीक है, जिन मेथड्स का हम यूज करते हैं उसे हम शिक्षण विधियाँ कहते हैं। ध्यान रखना, टीचर के द्वारा बच्चे को पढ़ाने के जो तरीके यूज किए जाते हैं वही कहलाते हैं शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षण का तरीका शिक्षण की विधियाँ कहलाती है। शिक्षण विधि जो है साथियों उसको अंग्रेजी में हम टीचिंग मेथड कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं, टीचिंग मेथड इंग्लिश में। मेथड जो शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा का है और इस मेथड का अर्थ है माध्यम, यानी कोई तरीका, यानी कोई रास्ता जिसके माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं वो कहलाता है मेथड। भाषा शिक्षण में विधियों के अर्थ की हम बात करें तो भाषा सीखने का जो माध्यम है वो कहलाती है विधियाँ। भाषा सीखने का कोई भी माध्यम वो कहलाता है हमारा शिक्षण, ठीक है, भाषा शिक्षण। अर्थात अध्यापक विद्यार्थी को जिस माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। किसे कहेंगे? शिक्षण विधि।
कि अध्यापक विद्यार्थी को जिस माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहा है वो कहलाती है शिक्षण विधि। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अगला जो हम बात करेंगे इसी में पॉइंट में शिक्षण विधियों की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन आप लोग नाइट में 8 बजे, रात को 8 बजे इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, किसी भी कंडीशन में जरूर लेते रहें। महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने क्या परिभाषा बताई है, देखिए। शिक्षण एक कला है। एक अध्यापक पाठ्य सामग्री का समुचित प्रयोग करते हुए जिस विधि से अपने अध्यापन शैली को प्रभावशाली बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षण विधि कहेंगे। ये परिभाषा है साथियों महात्मा गांधी की, ठीक है। शिक्षण एक कला है। एक अध्यापक पाठ्य सामग्री का समुचित प्रयोग करते हुए जिस विधि से अपनी अध्यापन शैली को प्रभावशाली बनाता है उस विधि को हम शिक्षण विधि कहते हैं। ये परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की है। उसके बाद है मारिया मॉन्टेसरी की परिभाषा। देखिए शिक्षण विधि को लेकर के क्या परिभाषा दी है। अध्यापक द्वारा पाठ को शिक्षार्थी के सम्मुख रुचिकर एवं प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अध्यापक के द्वारा पाठ को शिक्षार्थी के सम्मुख रुचिकर एवं प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना शिक्षण विधि कहलाती है और यह परिभाषा है आपकी मारिया मॉन्टेसरी की, याद रखना। उसके बाद है एडलर। एडलर की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षण विधि अध्यापन की वह पद्धति है जो शिक्षक को यह समझाती है कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है। ध्यान रखना कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है, वही पद्धति क्या कहलाती है, अध्यापन की शिक्षण विधि कहलाती है। और यह बात कही थी साथियों एडलर डेल ने, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एच.सी. मॉरिसन। बहुत अच्छी परिभाषा एच.सी. मॉरिसन की भी। शिक्षण का श्रेष्ठतम तरीका जो अध्यापक में अपने शिक्षण कार्य के प्रति आत्मविश्वास जागृत करता है अध्यापन पद्धति कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाता है। ये परिभाषा है आपकी एच.सी. मॉरिसन। उसके बाद है परिभाषा अगली ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन की भी अच्छी है। अध्यापन शैली में अभिवृद्धि करने की समस्त पद्धतियाँ क्या कहलाती हैं, शिक्षण विधियाँ कहलाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको भी, ठीक है भाई। ये ग्रियर्सन की परिभाषा है कि अध्यापन शैली में अभिवृद्धि करने की समस्त पद्धतियाँ शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है, अक्सर एक प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में, शिक्षण की प्रक्रिया। तो जॉन एडम्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम मुख्य रूप से आएंगे यहाँ पर। एक तो है जॉन एडम्स, दूसरे हैं जॉन डेवी और तीसरे हैं स्मिथ एवं टॉलमैन। जॉन एडम्स की बात करें तो जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा जो है, शिक्षण जो है वो हमारी द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसी है, द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण के 2 मुख बताए, शिक्षण के 2 चर बताए। कौन कौन से, पहला बताया था शिक्षक और दूसरा बताया था शिक्षार्थी, जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं। शिक्षार्थी का मतलब स्टूडेंट है ना। तो भाई जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है और इसके 2 चर कौन कौन से बताए, एक तो है शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। वही बात करें हम जॉन डेवी की तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी है, त्रिमुखी प्रक्रिया। देखो त्रिमुखी कह लो चाहे त्रिध्रुवीय कह लो, ठीक है भाई, ये भी अक्सर शब्द मिलता है एग्जाम में। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। जबकि जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण कैसी है, द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी द्विध्रुवी प्रक्रिया है। कैसी है, द्विध्रुवी प्रक्रिया, याद रखना भाई। जॉन एडम्स के अनुसार त्रिमुखी है, त्रिध्रुवी है। तो कौन कौन से हैं, पहला तो है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है हमारा पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें स्मिथ और टॉलमैन के अनुसार। स्मिथ और टॉलमैन ने शिक्षण के 3 चर बताए, यानी पद बताए। 3 पद कौन कौन से हैं, तो 3 पद बताए हमारे। पहला जो पद है वो है शिक्षक,
इसने भी वही बात की है जॉन डेवी की तरह। शिक्षक जो है हमारा वो स्वतंत्र चर है। कैसा है? स्वतंत्र चर है। शिक्षार्थी जो है साथियों वो हमारा आश्रित चर है, यानी डिपेंड किस पर है? ये शिक्षक पर डिपेंड है। और मध्यस्थ चर जो है साथियों वो कौन सा है? पाठ्यक्रम है, यानी कि शिक्षण की विधियां हैं। पाठ्यक्रम में शिक्षण की विधियां शामिल होती हैं। तो आपसे पूछे कि मध्यस्थ चर कौन सा है, वो है हमारा माध्यम शिक्षण की विधियां, यानी पाठ्यक्रम। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक अलग स्टेटमेंट बताता हूँ। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का वर्गीकरण में बात करूँ तो दो आधार पर किया गया है, विधाओं के आधार पर, और दूसरा है कालक्रम के आधार पर। विधाओं के आधार पर 4 प्रकार से किया गया है: गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण और व्याकरण शिक्षण। ठीक है भाई। अब हमारी गद्य शिक्षण में कौन कौन सी शैली आती हैं? कहानी है, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी और आत्मकथा, ये हमारी गद्य शैली है। पद्य शैली में आते हैं हमारी काव्य शिक्षण आते हैं सारे के सारे। वही मैं बात करूं रचना शिक्षण की तो इसमें आते हैं पत्र, निबंध, नाटक, कविता और कहानी। व्याकरण शिक्षण में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का शिक्षण किया जाता है। और कालक्रम के अनुसार 3 प्रकार की विधियां बताई थी इसमें। एक तो प्राचीन है, दूसरी नवीन है और तीसरी है नवाचारी संबंधी विधियां। तो ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, मैं आगे लेकर के चलता हूँ। एक शिक्षण की अच्छी विशेषता, उत्तम जो शिक्षण होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है यहाँ से, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, विधियां हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे शिक्षण को प्रभावी और सरल बना सके। एक उत्तम शिक्षण विधि की विशेषता क्या है? एक उत्तम जो शिक्षण विधि है उसकी विशेषता यह है कि भाई वो हमारे शिक्षण को प्रभावी और सरल बना सके। विधि जो है वो हमेशा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती रहनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनका पालन करने वाली शिक्षण विधि होनी चाहिए। एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता है ये। छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करने वाली होनी चाहिए। छात्रों के अधिगम को सरल और सुगम करने वाली शिक्षण विधि होनी चाहिए। हमें ऐसी ही शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए जो इन विशेषताओं का पालन करें। छात्रों को करके सीखने के लिए प्रेरित करें, यानी हमें ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है जो बच्चों को स्वयं करने के लिए प्रेरित करे, करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करें। छात्रों का सर्वांगीण विकास करने वाली शिक्षण विधि होनी चाहिए। छात्रों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने वाली शिक्षण विधि का उपयोग करें। कम समय में अधिक अधिगम को सुनिश्चित करने वाली शिक्षण विधि होनी चाहिए। छात्रों में मानसिक गुणों के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक गुणों का विकास करने वाली एक शिक्षण विधि की अच्छी विशेषता है ये। अब हम बात करें भाषा का मनोवैज्ञानिक घटक। देखिए, भाषा के मनोवैज्ञानिक घटक की बात करें हम तो एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है, इसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। इसकी जानकारी मिलती है भाषा विज्ञान से। मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा सीखने के 3 अंग हैं। 3 आधार हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। पहला आधार है जिज्ञासा, दूसरा आधार है अनुकरण और तीसरा आधार है अभ्यास। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर मैं बात करूं कि मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा सीखने के कितने अंग हैं तो 3 अंग हैं, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। ध्यान रखेंगे तीनों को दोस्तों अच्छे से। अब मैं बात करूं भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अगला पॉइंट है हमारा इसी में। तो एक एक पॉइंट को पूरा विस्तार से बता रहा हूं मैं आपको, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए। इनमें से ही उल्टा सीधा घुमा फिरा के आते हैं और आप इन नोट्सों को ले सकते हैं बिल्कुल। पूरा व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा ही, मेरा ज़्यादातर स्टूडेंटों को पता है। तो ये आपके लिए ऑल सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ हैं भाई। पंजाबी, उर्दू, सिंधी और गुजराती इनकी मेरे पास नहीं है। मेरे पास है ये जो आपको मैंने इंडेक्स में बताया कि हिंदी की है ना, इंग्लिश की है, पर्यावरण की है, हमारे पास मैथमेटिक्स की है ये, ठीक है। और उसके बाद में मैं बात करूं तो संस्कृत की है। ये पांचों ही 6 जो है उनकी शिक्षण विधियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं भाषा शिक्षण के उद्देश्य, है ना, ये पॉइंट विशेष रूप से याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य है वो निम्न
प्रकार से हैं। 6 उद्देश्य आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, 5 या 6 हैं लगभग ये, ठीक है। कितने हैं? 6 उद्देश्य हैं जो आप लोगों ने दैनिक पाठ्य योजना में पढ़े होंगे, ठीक है। दैनिक पाठ्य योजना में आपने जरूर पढ़े होंगे ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या करना पड़ता है साथियों? आपने लिखा होगा जब दैनिक पाठ्य योजना बनाई होगी बीएसटीसी या बीएड के अंदर, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या करते हैं? भाषा तत्वों का ज्ञान कराया जाता है, ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना का ज्ञान कराया जाता है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि का ज्ञान कराया जाता है। किसके अंदर? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखने तीनों पॉइंट। और अब मैं बात करूं, ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी आगे बांटा गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के भी यहाँ पर 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक और सहचर्यात्मक। ये तीनों ही भेद इसके याद रखने। उसके बाद है अगला हमारा उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य, जिसको हम अवबोध उद्देश्य भी कहते हैं। इसमें प्राप्त ज्ञान की तुलना की जाती है। जैसे हमने एक लेसन प्लान बनाया, उस लेसन प्लान के अंतर्गत हमने किसी दूसरे कंटेंट की तुलना अपने कंटेंट से की, तो अपने ज्ञान की तुलना की जाती है अवबोध के अंतर्गत। ज्ञान उपयोग उद्देश्य, इसमें होता है कि प्राप्त ज्ञान का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना सीख जाते हैं। प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना हमारा ज्ञान उपयोग उद्देश्य कहलाता है। उसके बाद है नंबर 4 पर कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें विविध भाषाई कौशलों में तथा प्राप्त ज्ञान में कुशलता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, ठीक है भाई। विभिन्न प्रकार के हमारे भाषाई कौशल, 4 भाषाई कौशल है, ठीक है। LSRW, ठीक है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये जो हमारे 4 भाषा के कौशल हैं, उनमें हमें कुशलता प्राप्त करना ये कौशलात्मक उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, यानी अभिरुचि उद्देश्य। भाषा के प्रति रुचि जागृत करने का काम करता है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का मतलब है बालक में अभिवृत्ति का विकास करना, अर्थात बच्चे में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये काम किसका है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का है। तो आई होप मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट हमारी जो सेकंड जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत की, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए इस क्लास को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और इन नोट्सों को आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसकी प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को ये भेजे जाएंगे, तो आप इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और आप सभी के लिए पेमेंट जो है हमारे इस नंबर पर करना है, ध्यान रखें आप लोग, इस नंबर पर पेमेंट करना है और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स अपने आप ही मिल जाएंगे पेमेंट करने के तुरंत बाद ही। तो सभी को थैंक यू सो मच।